वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कुछ ऐसे 5-6 निबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि 8 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 दिन का समय है और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे 5 से 7 ऐसे निबंध आपको देने वाले हैं और लिखने का तरीका बताने वाले हैं जो कि आपकी बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ये श्योर है कि 8 नंबर आपको पक्के जो है मिल जाते हैं इस प्रकार के निबंध में। चलिए फोकस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, MBBI निबंध रहता है जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है समारोह के बारे में या त्यौहार के बारे में पूछा जाता है कि समारोह या त्यौहार पर एक निबंध लिखे। किस प्रकार से लिखेंगे जरा देखेंगे ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे कि त्यौहार किसी की रीति रिवाज, सांस्कृतिक और पारंपरिक का हिस्सा होता है या होते हैं। किसी भी धार्मिक सॉरी यहाँ पे किसी भी धर्म से, धार्मिक नहीं, किसी भी धर्म से संबंधित हर त्यौहार हमारे लिए तमाम खुशियाँ, समारोह और आकर्षक लेकर आता है। प्रत्येक त्यौहार का अपना महत्व होता है। बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर निबंध लिखना है तो 4-5 पेज लिखे हम लगातार, तो ही हमको यहाँ पे 8 नंबर पूरे दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, इस प्रकार अगर आप लिखेंगे ना तो 8 पेज का टोटल सारांश आपके एक पेज पर आ जाएगा और 8 नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। हिंदी में क्या करना रहता है, सबसे पहले यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है, हर्षित दीर्घी का यूज कहाँ पे होता है, इतना अगर आप सही से कर लेते हैं तो पक्के मार्क आपको यहाँ पे पूरे 8 नंबर मिल जाते हैं। यानी प्रत्येक त्यौहार का अपना महत्व होता है, वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम उसमें अपनी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। हर त्यौहार पर घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनता है। दीपावली हिंदुओं का त्यौहार में सबसे प्रमुख है। यह रोशनी का त्यौहार है। पूछा भी जा सकता है कि दीपावली पर निबंध लिखे, तो इसी प्रकार लिखेंगे। इस दिन हिंदू रावण पर विजय के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाते हैं। ठीक है, रामनवमी को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा एक प्रसिद्ध त्यौहार है। 5 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। होली रंगों का त्यौहार है। मतलब अगर त्यौहार पर पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल जितने भी आपके त्यौहार आते हैं उन पर चर्चा कर देनी है। लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, रंग डालते हैं। ईद मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके 8 नंबर 100% दिए जा सकते हैं। आपके राइटिंग पर डिपेंड करेगा, आपने किस प्रकार से लिखा है इस निबंध को, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य, ये भी पूछा जाता है कि मेरे जीवन के लक्ष्य पर एक यहाँ पे निबंध लिखे, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पर चलते हैं जो कि कोविड-19 है और ये फिर से जो है यहाँ पे न्यू वायरस के रूप में भारत में प्रवेश कर चुका है, याद रखेंगे। तो कोविड-19 पर आपसे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कोविड-19 पर, इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पर जो निबंध है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, MBBI रहेगा ये, इसलिए पहले इसको हम डिस्कशन करते हैं। तो कोरोना वायरस रोग, कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो एक नए खोजे गए कोरोना वायरस के कारण होता है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन संबंधी बीमारी का अनुभव करेंगे और विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यानी अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको जो है एलर्जी उत्पन्न हो जाएगा, श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाएगी। किससे? कोविड-19 से। विशेष प्रकार यहाँ पे विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना, यानी विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उपचार करने की, उसके बिना भी बहुत ऐसे मरीज हो गए जो ठीक हो जाएंगे कोविड-19 से। तो यहाँ पे वृद्ध लोगों और हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारी और कैंसर जैसी अंतर्निहित चिकित्सा समस्याओं वाले लोग में गंभीर बीमारी विकसित होने से अधिक संभावना है। जिसके अंदर पहले से जो एलर्जी है, अगर उनके अंदर कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उनको और भी अधिक संभावना है कि वो बीमारी अनकंट्रोल हो जाए। संक्रमण को रोकने और धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका कोविड-19 वायरस, इससे होने वाली बीमारी और इसके फैलने के तरीके के बारे में अच्छी जानकारी होना, अपने हाथों को बार बार धोकर या हल्के अल्कोहल आधारित रगड़ का उपयोग करके, और अपने चेहरे को न छूकर खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाए। यही है कोविड-19, जो कि आपके कोविड-19 के समय में पूरी जानकारी दिया गया होगा कि किस प्रकार रहना है, और उम्मीद तो है कि सभी को ये समझ में आ गया होगा। मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, तो उसी का व्याख्या जो है आपको लाइन बाय लाइन करना है, वो भी हैंड राइटिंग यूज़ करके। कोविड-19 वायरस मुख्य रूप से लार के बूंदे या नाक से निकलने वाले स्राव के माध्यम से फैलता है। ठीक है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप श्वसन शिष्टाचार का भी पालन करें। उदाहरण के लिए मुड़ी हुई कोहनी में खांसकर, मतलब मुड़ी हुई यानी अपने हाथ से जो है नाक को छिपाकर
यहाँ पे खांसने का प्रयास करें या मुंह को छिपाकर खांसने का प्रयास करें। इससे अच्छा होगा कि आप मास्क का यूज करें। इसलिए यहाँ पे अपना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और दूसरे के लिए भी, सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं भ्रष्टाचार, इससे भी आपके निबंध पूछे जाते हैं और पक्के 8 नंबर आपको इससे मिलते हैं। भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से लिखेंगे, तो भ्रष्टाचार अपने ही देश में नज़र डालेंगे कि कितनी जगह जो है भ्रष्टाचार हुई है, किन किन क्षेत्रों पर जो है भ्रष्टाचार अधिक हो रही है, उसी के बारे में आपको चर्चा करना रहता है। तो सरल शब्दों में भ्रष्टाचार को रिश्वतखोरी या अपने स्वार्थ के लिए सार्वजनिक पद या सत्ता का दुरुपयोग करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इतना अगर आप लिखेंगे हेडलाइन को अच्छे तरीके से, तो टीचर्स को ये समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखा जा रहा है और अच्छे से इस स्टूडेंट को इसके बारे में ज्ञान है। आज समाज में ईमानदारी से ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के पीछे मूल कारण मनुष्य की बढ़ती इच्छाएं। आज हम सभी बिना काम किए अमीर बनना चाहते हैं। यह इच्छा भ्रष्टाचार को जन्म देती है, यानी बैठे बैठे अमीर बनने का ख्वाब भ्रष्टाचार को जन्म देती है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समाज के सभी लोगों का प्रयास करना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि दुनिया भर में राजनेता बेहद भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्ट और अवैध तरीके से खूब पैसा कमाने वाले नेताओं का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम सभी भ्रष्टाचार से दूर रहे तो हम समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। इतना यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ी यहाँ पे लेंथ जो है इसकी बड़ी है। उम्मीद है कि इतना लिखने में आपका 2 पेज चला जाएगा। 2 पेज चला जाएगा, अच्छे से लिखेंगे तो 100% 2 पेज में आएगा। और यह भ्रष्टाचार पर जो है हमेशा पूछे जाते हैं निबंध, इसको जरूर याद रखिएगा। ये MBBI के अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे अथवा में जो है, अथवा में आपको 100% देखने को मिल ही जाएगा। भ्रष्टाचार पर, कोविड-19 पर, या जो भी हो आपके अपने जीवन पर, कुछ पर भी एक निबंध तो मिलता ही है, जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर दे के जाता है। अगर 1 नंबर काट भी ले तो 7 नंबर तो 100% मिलेगा, अगर आप अच्छे से अच्छे तरीके से लिखते हैं। राइटिंग यहाँ पे अच्छी रहती है। आतंकवाद जो कि फेमस है, आतंकवाद पर तो पूछना ही है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है आतंकवाद। चलिए आतंकवाद के बारे में लिखते हैं। उम्मीद है कि इतना तो ज्ञान होगा आतंकवाद के बारे में कि आप इसमें 2 पेज तो 100% आप लिख ही सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है सर कि एग्जाम के प्रेशर के कारण कुछ याद नहीं आता रहता है। तो चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम यहाँ पे चर्चा कर ले, जो कि आपको माइंड में यहाँ पे याद, जैसे ही आप उसका नाम ले तो पूरी व्याख्या आपको माइंड में आते रहे। तो जैसे कि 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, ताज होटल में, उनके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होगा ही, तो इस पर भी आप जो है 2 पेज लिख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आतंकवाद एक वैश्विक घटना बन चुका है। वैश्विक मतलब ग्लोबल, पूरे विश्व का एक आतंकवाद क्या है, घटना बन चुका है। यह विश्व के हर हिस्से में लगातार हमला कर रहा है, चाहे वो अमेरिका में व्यापार केंद्र पर हुआ आतंकवादी हमला हो या भारत में मुंबई पर 26/11 का हमला हो। आतंकवाद विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये विश्व में शांति नहीं चाहता है, आतंकवाद ऐसा होने को बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि विश्व में शांति रहे। भारत में इस्लामी कट्टरपंथी और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर रही है। तो जैसा कि नापाक की हर एक साजिश आपको पता होगा, और इसके बारे में भी आप 2-3 पेज भी लिख सकते हैं। तो आतंकवाद पर लिखना है तो पाकिस्तान पर यहाँ पे लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप 3 पेज तो 100% लिख डालेंगे। और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है कौन, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी। अफगानिस्तान में तालिबान भी यही कर रहा है। तालिबान भी क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। तालिबानी इसे धर्म युद्ध कहता है। वो कहता है कि इस्लाम मेरा धर्म है और मैं ये धर्म युद्ध कर रहा हूँ, बट ये नहीं जानता कि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये आतंकवादी हमला कर रहा है। लेकिन कोई भी धर्म धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की इजाज़त नहीं देता। धर्म के नाम पर कोई भी निर्दोष लोगों की हत्या की इजाज़त नहीं देता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको आतंकवाद के लिस्ट में डाला जाता है। याद रहे, जैसे कि पाकिस्तान को अभी आतंकवादी की लिस्ट में सभी ऐसे देश जो है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो है अफगानिस्तान में तालिबान जो है, ये तो आतंकवादी वाला देश बिल्कुल है। आतंकवाद को पकड़कर न्याय के कटघरे में चाहिए लाया जाना चाहिए। भारत में जो भी कुछ लोग हिंसा और बेवजह हत्यारों में लिप्त है, इसलिए पूरे देश को आतंकवादी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। हालांकि ओसामा बिन लादेन मारा गया, ओसामा बिन लादेन जो है ये मारा गया, ये भी बहुत बड़ा क्या था, टेररिस्ट था। लेकिन यहाँ पे आतंकवाद में अभी भी दुनिया से मिटाया जाना बाकी है। आतंकवादी
आतंकवादी ही होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आतंकवाद पर इतना यहाँ पे इतना भी अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी है। अगर इसमें ऐड भी आप करना कुछ चाहे, कोई भी ऐसा पॉइंट हो, कहीं के भी आतंकवादी हमला हो, उसको आप ऐड कर सकते हैं अगर उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। तो उम्मीद है कि अगर आप ये लिख भी रहे निबंध तो कम से कम 1 से 1.5 पेज या 2 पेज हो सके तो आप लिख डालें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टाइम को देखते हुए जिस प्रकार आपके पास टाइम रहे उसी प्रकार लिखने का प्रयास करें। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है प्रदूषण कि सर प्रदूषण पर क्या पूछा जाएगा, तो 100% प्रदूषण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। प्रदूषण पर पूछना है, अगर पूछा जाएगा तो आप जानते ही है भारत से लेकर विश्व में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनती जा चुकी है और इससे विभिन्न प्रकार की एलर्जी भी उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए प्रदूषण पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ जो कि आपको याद रहेगा। प्रदूषण प्रदूषण के मुख्य तत्व या घटक है जो आमतौर पर विभिन्न रूपों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट मतलब कचरे से बने हुए पदार्थ जो कि गल नहीं रहे। प्रदूषण हमारे पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है। जनसंख्या वृद्धि और उद्योग में वृद्धि के साथ प्रदूषण समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। जितना ज़्यादा यहाँ पे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी और उद्योग की वृद्धि होगी, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, उनसे जो डस्ट पार्टिकल निकलेगा, धुएं निकलेगा, वो सभी क्या करेगा, प्रदूषण का कारण बनेगा। तो ये प्रदूषण की समस्याओं को लेकर आता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो है सभी जगह मानी जाती है। जब ये पर्यावरण का यहाँ पे संतुलन बन जाएगा तो ये पर्यावरण जो है प्रदूषण को नष्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं होता। तो उद्योग में वृद्धि और प्रदूषण की समस्या और अधिक गंभीर समस्या होती जा रही है। प्रदूषण के लिए आजकल हवा, मिट्टी और पानी प्रदूषित है। नदी का पानी पीने लायक नहीं रहा, हवा सांस लेने लायक नहीं है। उद्योग कचरे का उत्सर्जन, खनन और वनों की कटाई मिट्टी का शोषण करती है। प्रदूषण न केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है बल्कि प्रकृति, पेड़ पौधे, फल सब्जियां, जंगल जानवर आदि को भी प्रभावित करता है। प्रदूषण ये सिर्फ मनुष्य पर हानि नहीं पहुंचाता, बाकी वह टोटल जितने भी जीवित पेड़ पौधे भी है उनको भी नष्ट करने का कार्य करता है। प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकृति, वन्य जीवन और मानव यहाँ पे जीवन मानव जाति के लिए अनमोल उपहार है। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो ये रहा प्रदूषण पर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और पूछे जाते हैं प्रदूषण के बारे में भी। हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में PYQ में बार बार ये सवाल आपसे पूछे गए। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला है आपका मेरा शौक। इस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपका शौक क्या है, इस पर भी आप लिख दें। तो अपने बारे में लिखना है तो इस पर भी आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, खुद अपने बारे में लिखने का प्रयास करें। हर आदमी का कोई ना कोई शौक होता है। शौक का मतलब है अपने दिनचर्या से अलग कोई निजी रुचि की वस्तु। हम लाभ के लिए कोई भी शौक नहीं पालते, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे भी कुछ शौक हो। हम मशीन नहीं है, हम हमेशा लाभ के लिए काम नहीं कर सकते। कहावत है कि काम ही काम और मौज मस्ती नहीं तो जिंदगी नीरस हो जाएगी। अगर हम हर वक्त काम करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। हम सभी इस नीरस ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं। दरअसल काम के लिए समय और आराम के लिए भी यहाँ पे निरसता दूर करने और ज़िंदगी में रुचि पैदा करने के लिए हमें कोई ना कोई शौक चाहिए। शौक कई तरह के होते हैं। इनमें से कुछ बागवानी, मछली पकड़ना, किताबें पढ़ना, फोटोग्राफी, पेंटिंग, संगीत, टिकट इकट्ठा करना और दूसरे इन सभी लोकप्रिय शौकों में से मुझे टिकट इकट्ठा करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपका जो पसंदीदा होगा खेल उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। करेंगे तो आप सभी के बारे में चर्चा, बट सबसे ज़्यादा जो है जैसे यहाँ पे है कि टिकट इकट्ठा करना जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बारे में मुझे वैज्ञानिक तरीके से टिकट इकट्ठा करना बहुत पसंद है। मैंने यह संग्रह तब शुरू किया जब मैं करीब 10 साल का था। अब मैं समय समय पर अलग अलग देशों के टिकट खरीदता हूँ। मेरा संग्रह महंगा नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है। टिकट इकट्ठा करना बहुत ही फायदेमंद है। टिकट का ऐतिहासिक महत्व है। टिकटों से कई चीज़ें के बारे में भौगोलिक जानकारी भी मिलता है।
तो इस प्रकार आप चर्चा करें। अनुशासन पर भी आपसे पूछे जाएंगे, अनुशासन पर एक निबंध लिखिए, ये भी 8 नंबर में पूछे जाएंगे। चलिए कुछ अनुशासन पर भी देख ले। तो अनुशासन जीवन के मूलभूत आवश्यकता है। यदि जीवन में अनुशासन न हो तो उनका समुचित विकास असंभव है। समुचित यानी सभी विकास अनुशासन के बिना असंभव है। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। विद्यालय और महाविद्यालयों में इसकी आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए। शिक्षकों प्रधानाचार्य के प्रति उचित आदर दिखलाना चाहिए। इसे निश्चित रूप से किसी संस्था की प्रगति में सहायता मिलती है। अनुशासन जीवन को सामंजस्यपूर्ण और उपयोगी बनाता है। मानव चरित्र के निर्माण में अनुशासन आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। स्वभाव से ही मनुष्य को बंधन पसंद नहीं होते। अनुशासन संयम देता है। यह काम और मौज मस्ती के चक्र को ठीक करता है। यह हमें जीवन के सही मार्ग दिखाता है। यह हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाता है। अनुशासन के बल से हमारी बेलगाम भावनाओं पर नियंत्रण होता है और अनुशासन में कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन यह भरपूर लाभ देता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है। इसके मूल्यों को कभी न कभी आंका जाना चाहिए। तो ये रहा सभी इम्पोर्टेंट एंड एमबीबीआई निबंध जो कि आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए और ये 8 नंबर में पूछे जाते हैं। याद रहे इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। 2025 में 20 दिन बच चुके हैं यहाँ पे आपके एग्जाम के, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे निबंध बताया है, लिखने का तरीका बताया है। इस प्रकार अगर कुछ भी याद रख लेते हैं, प्रत्येक निबंध से 2-2 4-4 लाइनें अगर आपके पास याद रह जाते हैं तो उम्मीद रखिए कि यह आपके काफ़ी फायदेमंद होंगे। चलिए अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भी देख ले, इसको हमने छोड़ दिया था। तो हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना उचित लक्ष्य का कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना है। आपका भी लक्ष्य होगा कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। उसी प्रकार किसी भी यहाँ पे जीवन के लिए एक लक्ष्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरा मानना है कि शिक्षक समाज का पद प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक कहने का मतलब है कि मार्गदर्शक, यहाँ पे मार्गदर्शक कह सकते हैं। मेरा मानना है कि बच्चों को शिक्षित करना ही असली आशीर्वाद है और बच्चे देश का भविष्य है। मैं शिक्षक बनूंगा और बच्चों को शिक्षित करूंगा। इस तरह मैं बच्चों के जीवन में खुशियाँ ला पाऊंगा। बच्चे मासूम होते हैं, वे वही नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। जो उन्हें करना चाहिए मैं उन्हें सीखने और अच्छे नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। मैं अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने के तरीके खोजने में मदद करूंगा। मेरा मानना है कि यह एक अच्छा शिक्षक एक चुनौती है और बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलता है और आजकल हम देख सकते हैं कि समाज में संस्कृति उभर रही है। यह संस्कृति शिक्षक के गरिमा की परवाह नहीं करती। मैं इसी परिदृश्य को बदलना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। तो ये था किस पे, जीवन के लक्ष्य पे। तो जीवन का लक्ष्य जो होता है, इनके बारे में चर्चा करते करते देख सकते हैं कि जो लिख रहा है वो चला गया शिक्षक पे। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ और इस शिक्षक का मतलब ये होता है कि पथ प्रदर्शक करना, यानी किसी भी स्टूडेंट को मार्गदर्शक दिखाना। तो ये रहा टोटल 8 ऐसे निबंध जो कि 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि 8 निबंध 8 में पूछे जाएंगे, एक निबंध आपको 8 नंबर के पूछे जाएंगे, याद रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया तो एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि वो भी ये तैयारी कर ले। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।